तो आप हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करती हैं, ऐसा मुझे बताया गया। ये बताइए, मेरी हेल्थ तो अच्छी है, ये इंश्योरेंस वाले कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, क्या ज़रूरत है इसकी? बिल्कुल सही बात है सर। ज़रूरत तो कुछ भी नहीं है, किसी को भी नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस लेने की, और मेरे ख्याल से लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास अच्छे मित्र हैं और बहुत ही अच्छे फैमिली मेंबर हैं और या आपके पास ढेर सारा पैसा है, बेफालतू का पैसा है, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जी। हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक हिस्सा होता है, जो आपके आने वाले अनवांटेड क्राइसिस के लिए यूज़ होता है, कि जहाँ पे अचानक आपको कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई बीमारी हो गई या हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तो वहाँ के जो लंबे लंबे बिल आते हैं हॉस्पिटल के, उसको पे करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की आवश्यकता होती है। और अगर किसी को लगता है कि मैं इसको बिना हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा पे कर दूंगा, तो उसको नहीं लेने की आवश्यकता है। नहीं, ऐसा कैसे? ये तो पता नहीं होता कि कब क्या आ जाए, कब कोरोना आ जाए, कब कुछ और आ जाए। सुना पैंडेमिक फिर शुरू हो रहा है महाराष्ट्र से, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा भरोसा तो नहीं कर सकते। मित्र वगैरह और परिवार तो कब तक साथ देगा? तो बात तो समझ में आ रही है कि हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, लेकिन ये हेल्थ इंश्योरेंस पर जो कंपनियां हैं, वो इतनी कंपनियां हैं और इतने तरह के उनके ऑफर आते रहते हैं, ये समझ में ही नहीं आता कि आखिर कौन सा लिया जाए। फिर कभी कभी ये भी आता है कि आपने कोई ले लिया तो फिर वो कहते हैं कि साहब ये बीमारी इसमें कवर नहीं है, तो समस्या हो जाती है। बिल्कुल। हेल्थ इंश्योरेंस पे लगभग मेरे हिसाब से मोर देन 30 से ज़्यादा कंपनियां भी हैं भारत में जो रन कर रही हैं, और उनकी हज़ारों पॉलिसियां रन हो रही हैं। इनमें से बेहतर कौन सा है आपको, ये तो आपका हेल्थ एडवाइज़र ही बताएगा। जो आपका इंश्योरेंस एडवाइज़र है वो आपके अकॉर्डिंग, आपके नीड के अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट करेगा। लेकिन अगर मेरे पर्सपेक्टिव से पूछिएगा तो सभी हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनियां जितनी भी हैं मार्केट में, सभी बेहतरीन हैं। सभी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो लगभग 90 से ऊपर ही है, और जिनका कोई तुलना करता है कि इनका 98 है, इनका 99 है, तो ये तो घटता बढ़ता रहता है। हो सकता है आज किसी का 99 हो, कल वो कम हो जाए, 98 आ जाए। तो इसमें मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जिस भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का प्रोडक्ट ले रहे हैं, जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट ले रहे हैं, आप उस कंपनी के साथ स्टे करिए, उस कंपनी के साथ रहिए। अगर आपको उसकी सर्विसेज ठीक लग रही हैं, आप उसको अवेल कर पा रहे हैं उनकी सर्विसेज को, तो आप उस कंपनी के साथ हमेशा स्टिक करते रहने में भलाई है। ये तो ठीक है, लेकिन अब समस्या ये आती है कि बहुत से ऐसी बीमारियां होती हैं जो पहले से तो पता है नहीं, जी। और हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद जब प्रकाश में आती हैं तो वो तमाम तरह के ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि साहब ये पहले से था, आपने बताया नहीं था, या ये हम कवर नहीं करेंगे, ये हम 2 साल बाद कवर करेंगे। उसका क्या सोल्यूशन है? बिल्कुल। बिल्कुल सर, इसमें मैं बताना चाहूँगी कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियाँ के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिन पे वो कवर करती हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ को, यानी आपकी पुरानी समय से जो बीमारियां चलती आ रही हैं उसको भी कवरेज होती है। कुछ ऐसी भी बीमारियां होती हैं जिनकी कवरेज नहीं करती हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां। तो ये आपके जो भी हेल्थ एडवाइज़र होंगे उनके साथ आपको बैठकर उनके पूरे प्रॉस एंड कॉन्स को आपको जानना होगा कि कौन कौन सी बीमारियां आपको कवर कर रही, कौन कौन सी नहीं कर रही हैं। जैसे नॉर्मली अगर अगर मैं गाल ब्लैडर स्टोन की बात करूं या किडनी स्टोन की बात करूं, तो ये बरसों से धीरे धीरे डेवलप होता रहता है। कुछ को पता चल जाता है, कुछ को नहीं पता चलता है। अगर आपको नहीं पता चला है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के लेने के लिए, तो वो तो कवर हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको पता है कि आपको किडनी में स्टोन है, तो आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त आपको बताना चाहिए कंपनी के कि आपको किडनी में स्टोन है। तो वो 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर, जैसी भी कंपनी की पॉलिसी होती है उसके अंदर वो कवर हो जाती है। और जैसे नॉर्मली लोगों के पास बीपी होता है, शुगर की प्रॉब्लम होती है, अक्सर लोग छिपा ले जाते हैं ताकि प्रीमियम में लोडेड ना आए, प्रीमियम बढ़े ना। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आपको कहीं भी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, आप हमेशा हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त उसको हमेशा डिस्क्लोज कर दें। उसको कंपनी को हमेशा बताएं कि मुझे ये प्रॉब्लम रही है, मेरा ये ऑपरेशन हुआ है। क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि लोग अपनी बीमारियों को छिपा ले जाते हैं ताकि उनको कम प्रीमियम देना पड़े। लेकिन ये ठीक नहीं है, क्योंकि क्लेम देते वक्त कंपनियां पूरी तरह से स्क्रूटनी करती हैं, पूरी तरह से जांच पड़ताल करती हैं। क्योंकि कंपनियां ये भी देखती हैं कि आपको पुराने जो भी प्रॉब्लम है वो कब से है। डॉक्टर का पर्चा भी देखती हैं कि उसमें कब प्रॉब्लम। अभी रिसेंटली में अगर मैं बताना चाहूँगी, एक हमारे क्लाइंट ही थे, उनको लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हो गई थी। तो प्रॉब्लम पहले से उनको डायग्नोज थी, उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त उसको नहीं ओपन किया, डिस्क्लोज किया। नई कंपनी में हेल्थ इंश्योरेंस जाके उन्होंने ले लिया।
लेकिन जब क्लेम का फॉर्म भरते वक्त उन्होंने गलती से उस पे अपनी जो जिस डेट में उनको डायग्नोज हुआ था वो डेट लिख दी थी, और वहाँ पे कंपनी को पता चल गया कि इनकी प्रॉब्लम तो पहले से है, इन्होंने झूठ बोल के मुझसे हेल्थ इंश्योरेंस लिया, कंपनी ने उनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया। ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन मूल चीज़ ये है कि ज़्यादातर बीमारियां जो क्रॉनिक बीमारी जिनको कहते हैं, क्रॉनिक बीमारी या लाइफस्टाइल डिजीज़, वो होती तो पहले से है, लेकिन हम लोग उसके साथ जीना सीख जाते हैं। जैसे सर दर्द सबको होता रहता है, तो ये मानते हैं कि सर दर्द हो गया, लेकिन वो माइग्रेन हो सकता है और ये पता चला लेने के बाद, या ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम है, खांसी आ रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो एक नॉर्मल खांसी आ रही है, बट पता चला पॉलिसी लेने के बाद, तो कंपनी प्राय ये कह देती है कि साहब ये एक दिन में होने वाली बीमारी नहीं है, ये आपको पहले से थी लेकिन आपने डिस्क्लोज नहीं किया। उसका क्या सॉल्यूशन है? उसका सोल्यूशन यही है सर कि कंपनी को वेटिंग पीरियड कंपनी देती है। अगर उस वेटिंग पीरियड तक आपका कोई हॉस्पिटल का खर्चा नहीं आता है, कोई क्लेम नहीं आता है, तो कंपनी फिर वेटिंग पीरियड क्रॉस करने के बाद आपको उसका क्लेम देगी। कितना होता है वेटिंग पीरियड? डिपेंड करता है प्रॉब्लम क्या है, और उसका लगभग कुछ कंपनियों में 2 साल होता है, कुछ कंपनियों में 3 साल होता है, कुछ कंपनियों में 4 साल का होता मैंने है, हम 3 डिपेंड अपॉन ऑन योर प्रॉब्लम्स। मैंने हम 3 साल उनको प्रीमियम देंगे, उसके बाद वो सब कुछ कवर करेंगे? नहीं, सब कुछ नहीं। अगर जिस प्रॉब्लम से आपको अगर हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ा, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, जरूरी नहीं कि आप सर दर्द की वजह से ही हॉस्पिटल में एडमिट हो, आपको हो सकता है फीवर हो गया हो, मलेरिया हो गया टाइप कुछ और प्रॉब्लम हो गई हो, तो वहाँ पे तो कंपनी आपको क्लेम कर देगी। कंपनी क्लेम वहाँ पे रोकती है अगर आप उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, तो कंपनी वहाँ पे क्लेम रोकती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें जो इंश्योरेंस एजेंट है उसकी बड़ी भूमिका होती है। वो चाहे तो सारी चीज़ों को मैनेज कर सकता है कि भाई आप अपने क्लेम को इतने चालाकी से और इतने सावधानी से भरिए कि उसमें ऐसा कोई डिस्क्लोज़र ना जाए जो कंपनी को क्लेम रोकने के लिए मोटिवेट कर दें। बिल्कुल कह सकते हैं। जो एडवाइज़र होते हैं उनका तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन उनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि पॉलिसी देते वक्त वो अपनी क्लाइंट की पूरी जानकारी ले और पूरी जानकारी वो कंपनी को भी सबमिट करे। क्योंकि अक्सर बहुत जगह देखने में ये आया है कि जो मैनेजर होते हैं, खासकर जो इंश्योरेंस एडवाइज़र जो भी होते हैं, वो कंपनी क्लाइंट को ये सजेस्ट करते हैं, क्लाइंट ने थोड़ा सा प्रीमियम में हाँ ना नुकुर किया कि अरे प्रीमियम ज़्यादा है, इसको कुछ कम करो, तो कहते भैया अपना ये चीज़ छिपा ले जाओ तो इसका प्रीमियम कम हो जाएगा। अच्छा, ये बात तो ठीक है, लेकिन प्रीमियम ज़्यादा तो होता है, और प्रीमियम देना तब और अखरता है जब साल भर में कोई बीमारी नहीं होती और कहीं कोई क्लेम नहीं लेना होता। तो ये लगता है कि ये पैसा तो व्यर्थ ही चला गया। तो अगर लोग मना करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई वो गलत बात करते हैं, स्वाभाविक है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर हमें क्लेम की ज़रूरत नहीं पड़ी, मान लीजिए कि हमने लिया और हेल्थ कॉन्शियस होने के कारण हम 4 साल 5 साल अपने को पूरी तरह स्वस्थ रखते हैं, और हर आदमी रखना भी चाहता है, अगर हमें कोई क्लेम नहीं लिया तो हमने जो प्रीमियम दिया वो सब खत्म? इस पे मैं पूछना, आपके पास गाड़ी है? कौन सी गाड़ी है? मर्सिडीज। ओके, तो उसका प्रीमियम आप उसका इंश्योरेंस तो करवाते होंगे आप हर साल? करवाना पड़ता है, वरना चालान हो जाएगा। और कितनी बार आप ठोक के उसका क्लेम लेते हैं? अरे कोशिश होती है कि गाड़ी कभी टकराए ना, कोई मरे ना। तो सर वही बात तो आपके हेल्थ में भी लागू होती है। बात तो है। सिंपली चीज़ है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं अपने अनवांटेड क्राइसिस को कवर अप करने के लिए, कि जो अचानक सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस आपका पूरा सेविंग खर्च कर देता है, लोगों के घर तक बिकवा देता है, लोगों की सारी ज्वेलरी बिकवा देता है, तो उसको कवर अप करने के लिए आती है। इस पे मैं अपना एक उदाहरण देना चाहूँगी। मेरी मदर इन लॉ थी, अचानक से वो बीमार पड़ी, उनकी एज लगभग 75 साल थी। तब हम लोगों ने सोचा था कि उनका हम हेल्थ इंश्योरेंस करवा लें, लेकिन उस समय उनका प्रीमियम 80,000 रुपया लगभग आ रहा था। तो उस समय तो नहीं करवाया हमने हेल्थ इंश्योरेंस, की प्रीमियम बहुत महंगा था। लेकिन जब वो बीमार पड़ी और मात्र 15 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही, और वहाँ पे उनका खर्च आया है 20 लाख रुपए, और 80 साल मैंने विदिन 3 से 4 सालों के बीच में ही उनको हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ गया था। तो अगर मैं 75 साल की उम्र में उनका ले लेती 80,000, तो 80,000 से अगर मैं कहूँ 4-5 लाख ही मैं प्रीमियम भरी होती, लेकिन वो 20 लाख जो हमारी जेब से गए होते वो तो नहीं गए होते।
अच्छा, इसमें कितना प्रीमियम आदमी को लेना चाहिए? क्या ये एज के हिसाब से, उन्हें कितना सम इंश्योर्ड लेना चाहिए? क्या एज के हिसाब से उसको तय करना चाहिए या बीमारियों के हिसाब से कि कितना प्रोन है बीमारियां? देखिए, सम इंश्योर्ड का सर जो कैलकुलेशन होता है बेसिकली आपकी लाइफ स्टाइल्स की तरफ से होता है, आपकी लाइफ स्टाइल से होता है कि आप किस तरह से इलाज करवाते हैं, किन हॉस्पिटल में जाना पसंद करते हैं, किन डॉक्टरों से आप अपना इलाज करवाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, या किस शहर में रहते हैं। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको अपना सम इंश्योर्ड चुनना चाहिए और उसी हिसाब से आपको प्रीमियम चुनना चाहिए। अच्छा। क्योंकि अगर मान लीजिए आप नॉर्मली मेदांता या अपोलो में जाएंगे तो वहाँ पे खर्च ही 1 लाख से 1.5 लाख 2 लाख रुपए पर डे का खर्च है। हाँ। आप नॉर्मल से नॉर्मल कोई प्रॉब्लम लेके चले जाइए सही बात तो है। वहाँ पे आप लोग 1.5-2 लाख रुपए का खर्च है। अगर 10 दिन भी हॉस्पिटल रहे तो 15 से 20 लाख 15 रुपए से 20 इजिली लाख बन जाते हैं। तो उस हिसाब से आपको अपना खर्च मैनेज करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं नॉर्मली लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस का जो सम इंश्योर्ड है वो 10 लाख से ऊपर का होना चाहिए। 10 लाख, हाँ, इतना तो आसानी से खर्च हो जाता है। ठीक। अच्छा, कितनी बार ये मिल सकता है? मान लीजिए कि किसी आदमी ने लिया, मैंने लिया, और साल में ऐसी 3 बार स्थिति आ गई कि हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, जी, एक्सीडेंटल कारणों से, या बहुत से कारण हो सकते हैं, तो क्या हर बार जो भी क्लेम बनेगा वो कंपनी देगी या कोई लिमिट है? देखिए, इसका आपका लिमिट तो आपका सम इंश्योर्ड ही होता है। ओके। अगर आपने सपोज आपको एक्सीडेंट हुआ, आप एडमिट हुए, वहाँ पे 2 लाख रुपए का खर्चा आया तो 2 लाख रुपया कंपनी पे कर दी आपको। ठीक है। ठीक है, लेकिन 8 लाख रुपए बचे रह गए। अगर मान लीजिए दोबारा कुछ प्रॉब्लम आ गई, कोई बीमारी आ गई, वहाँ पे एडमिट हुआ, वहाँ पे 3-4 लाख रुपए खर्च हुए, तो वहाँ पे भी लेकिन यहाँ पे कंपनी में 2-3 तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं जो रिस्टोरेशन कहलाता है। रिस्टोरेशन का मतलब है कि कंपनी 1 साल में आपको ये भी ऑफर देती है कि अगर आपका 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड था, वो 10 लाख रुपए पूरा प्रॉपर खत्म हो गया है, तो कंपनी उसको रिस्टोर कर देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी आप 10 लाख रुपए के लिए और एलिजिबल हो जाते हैं। अच्छा, मैंने हमारा मान लीजिए एक्सीडेंटल हमारा क्लेम बना 10 लाख रुपए, तो वो तो कंपनी देगी, और उसी साल में अगर किसी और कारण से हॉस्पिटलाइजेशन हुआ तो बिल्कुल, उसका भी खर्चा अप टू 10 लाख हमको कंपनी देगी, बिल्कुल और देगी। प्रीमियम वही रखेगी? प्रीमियम नहीं बढ़ेगा दोबारा आपका, प्रीमियम नहीं क्योंकि लेगी? वो तो प्रीमियम आप पहले ही दे चुके हैं ना अच्छा, उसी उस प्रीमियम ईयर में के। वो 10 लाख को फिर रिचार्ज कर देगी? जी, यहाँ पे 2-3 क्लॉजेस लगे रहते हैं कंपनी पे कि कंपनी का कुछ क्लॉजेस कहीं पे ये होता है कि अगर आप सेम बीमारी के, अगर बीमारी आपकी सेम है एडमिट होने के लिए, तो कुछ कंपनियां वहाँ पे करती हैं, कुछ कंपनियां नहीं पे करती हैं। अच्छा। डिपेंड अपॉन कंपनी अच्छा, पॉलिसी के सेम लिए। कारण से हुए हैं तो कुछ कंपनी पे करेंगे, कुछ नहीं करेंगी? जी, सेम कारण, सेम पर्सन भी हो सकता है कि अगर सेम पर्सन ही 2 बार एडमिट हो गया, अगर आपने फैमिली फ्लोटर ले लिया, आपकी फैमिली में 4 मेंबर हैं और मान लीजिए एक मेंबर की बीमारी पे 5 लाख 10 लाख रुपए खर्च हो गए, मान लीजिए दूसरा व्यक्ति बीमार हो गया तो उसका क्या होगा? तो वहाँ पे कंपनी तो 10 लाख रिस्टोर कर दी, लेकिन कुछ कंपनी का ये भी करना होता है कि अगर दूसरा व्यक्ति बीमार हुआ तब हम रिस्टोर करेंगे, अगर सेम व्यक्ति दोबारा बीमार हो गया किसी भी कारण से तो हम नहीं रिस्टोर करेंगे। तो मैं इसको समझना पड़ता है अपने इंश्योरेंस जो एजेंट है उनके जरिए कि भाई हमारे लिए बेहतर क्या होगा। बिल्कुल। आम आदमी तो इतना याद नहीं रख सकता। और हेल्थ इंश्योरेंस की जहाँ तक बात है तो अब तो मुझे भी लगने लगा है कि हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है, मस्ट है, केवल इसलिए कि अनसर्टेनिटी तो बढ़ गई है। बिल्कुल। हम किस कारण से बीमार हो सकते हैं हमें नहीं पता होता, हम सब कुछ ध्यान में रख के चलें फिर भी बीमार हो सकते हैं। बिल्कुल। एक्सीडेंटल कारण तो अपनी जगह ही है। अच्छा, ये हेल्थ इंश्योरेंस में एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, जैसे जो लाइफ इंश्योरेंस होता है उसमें तो अगर व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो गई तो उसका वह क्लेम देते हैं जितना सम इंश्योर्ड है। क्या इसमें हेल्थ इंश्योरेंस का व्यक्ति अगर वो डिजीज़ हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है, तो उसका कोई क्लेम बनता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। सर, यहाँ पे मैं कहना ये चाहूँगी कि यहीं पे आपको फ़र्क पता चलता है हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस का। अच्छा। लाइफ इंश्योरेंस आपके पूरे जीवन को कवर करता है, हेल्थ इंश्योरेंस आपके इलाज के खर्चे को कवर करता है। यानी आपके हॉस्पिटल में जो आप एडमिट होने पे जो खर्च आया आपका, उसको कवर करता है। वहाँ पे आपकी जिस भी पर्सन का हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और अगर उसकी भगवान ना चाहे कभी कुछ हो, लेकिन अगर वो नहीं रहता है तो वहाँ पे उसका लाइफ जो इंश्योरेंस रहेगा वो कवरेज देगा, वो क्लेम करेगा। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि कुछ कंपनियाँ आ रही हैं जो इसको एक राइडर के रूप में एड ऑन कर रही हैं,
इससे प्रीमियम तो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, लेकिन कंपनियां राइडर के रूप में इसको एड ऑन कर रही हैं कि अगर आपकी इलाज के दौरान कुछ भी हो जाता है व्यक्ति को, अगर वो व्यक्ति नहीं रहता है, तो वहाँ कंपनियां जितने का सम एश्योर्ड था उतना वो उसके नॉमिनीज को पे करेंगी। नहीं, अच्छा एक चीज़ और बताइए, ये हालांकि हाइपोथेटिकल है लेकिन बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। एक व्यक्ति मिस्टर ए 10 लाख रुपए का उसका सम इंश्योर्ड है, वो एक्सीडेंटल केस में हॉस्पिटलाइज होता है और उसके 12 लाख रुपए खर्च हो गए और उसके बाद भी वो बचता नहीं है, वो उसकी डेथ हो जाती है। जी ऐसी दशा में क्या उसके इलाज के खर्च को वो कंपनी देगी? बिल्कुल, रिइंबर्समेंट एक ऑप्शन होता है जहाँ पे आपको जितना आपका सम एश्योर्ड था वहाँ तक तो कंपनी पे कर देगी। किसे पे करेगी? उसके नॉमिनी को, नॉमिनी उसके नॉमिनी नॉमिनी पे को करेगी। मिलेगा। अच्छा, मैंने डेथ भी हो गया तो भी उस पर जो बर्डन आया, जो खर्चे आए, हाँ, वो तो उसको वो वो दे पूरा मिल देगी। जाएगा। दैट्स गुड। मुझे भी लगता है कि सम लाइफ इंश्योरेंस तो समझ में आता था, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए, चाहे जितनी अच्छी हेल्थ हो। जी बिल्कुल, मैं तो प्रमोट हेल्थ इंश्योरेंस को बहुत ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि आने वाले समय में हेल्थ इंश्योरेंस की कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। इन्फ्लेशन अगर की बात करें तो ये हमारे नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट से तिगुना हुआ है। माने हेल्थ इंडस्ट्री का इन्फ्लेशन जो है हाँ, वो वो तिगुना रेट पे, तीन गुना महंगाई बढ़ दर रहा। इसकी तिगुनी है। तो जितना हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, डॉक्टर की फीस इतनी ज़्यादा हो जा रही है, दवाइयाँ इतनी हम्म। महंगी आ रही हैं कि आप नॉर्मली सर्दी खांसी जुकाम भी में जाओ तो 10,000 रुपये तो ईजिली खर्च हो जाते हैं। एक दिन में खर्च हो जाते हैं, केवल टेस्ट टेस्ट पर 4,000 6,000 रुपये खर्च हो बिल्कुल। जाते हैं। मुझे एक चीज़ और लगती है कि चूंकि मिलावट बढ़ गई है, लाइफस्टाइल ख़राब हो गई है, पोल्यूशन बढ़ गया है, तो इन सारे कारणों से आदमी के बीमार पड़ने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल बढ़ गई है। तो इसलिए भी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री पर वो फ़र्क पड़ रहा होगा, प्रीमियम बढ़ रहे होंगे। बिल्कुल। अच्छा, मान लीजिए कि अभी किसी ने लाइफ इंश्योरेंस ले लिया, हम्म। सॉरी, हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया और हेल्थ इंश्योरेंस उसने आगे रिन्यू करवाया, हम्म। तो क्या जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे प्रीमियम भी बढ़ता जाएगा उसका? नॉर्मली अभी तक तो होता ऐसा ही आया है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है उससे उससे आपका प्रीमियम बढ़ता है। लेकिन यहीं पे कुछ कंपनियां जो आ रही हैं लॉक द प्रीमियम लेकर एक राइडर लेकर आई हुई हैं कि अगर आपने वो राइडर लगवा लिया तो आपका प्रीमियम वहीं पे लॉक हो जाएगा जब तक आप क्लेम नहीं लेंगे। यानी कोई व्यक्ति मान लीजिए 4-5 साल किसी कंपनी में, नॉर्मली लोग रहते ही हैं कि 8-8 10-10 साल उनकी पुरानी पॉलिसी होगी, आज तक उन्होंने क्लेम नहीं लिया है, तो वहाँ पे लेकिन उनका प्रीमियम हर साल हर दूसरे या तीसरे साल अकॉर्डिंग टू कंपनी पॉलिसीज वो बढ़ता ही है एज के साथ ही। लेकिन अगर अब यही राइडर अगर उन्होंने लगा लिया है, अगर उनके जो भी हेल्थ इंश्योरेंस है उनका उनमें लग सकता है, तो वहाँ पे वो वहीं पे प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा बढ़ना, चाहे हेल्थ एज उनकी कितनी भी बढ़ती जाए। अगर जब तक वो क्लेम ना लेंगे तब तक वो प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। अच्छा, मान लीजिए कि अगर क्लेम ले लेते हैं तब? इस पे भी कंपनी ने काफ़ी क्लॉजेस दी हैं। अगर मान लीजिए क्लेम का एक उन्होंने परसेंटेज तय रखा है, अगर उस परसेंटेज तक क्लेम आता है तब तो कंपनी प्रीमियम है वो नहीं बढ़ाएगी, लेकिन अगर उस परसेंटेज से ऊपर क्लेम जाता है तो वहाँ पे प्रीमियम बढ़ जाता है। बड़े मैंने कुल में। छोटी मोटी क्लेम के लिए कंपनी नहीं वो अपने रूल ब्रेक करती है। ओके। नहीं, अब गाड़ी में तो हो जाता है कि अगर हमने 50 लाख की गाड़ी का इंश्योरेंस भी करा रखा है और 5,000 रुपये का क्लेम भी हमने ले लिया, तो फिर वो नो क्लेम बोनस नहीं देते हैं। जी 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 बिल्कुल। तो भले ही टोटल लॉस ना हुआ हो गाड़ी के, केवल 5,000 10,000 रुपये का हो, इसमें ऐसा नहीं है। बिल्कुल। और लेकिन मुझे कुल मिला के ये लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी तो है, बट उसके इतने इफ़ एंड बट्स हैं, इतने लूप्स हैं कि उसमें किसी आदमी के लिए उसकी कंडीशन के मुताबिक सबसे बेहतर क्या हो सकता है, ये तो कोई एक्सपर्ट ही बता पाएगा, ये कोई एडवाइज़र ही बता पाएगा आप लोगों की तरह। बिल्कुल, क्योंकि आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करना, वो ज़ाहिर सी बात है एक जो एडवाइज़र है वही कर पाएगा। जो भी अच्छा एडवाइज़र हो, जो जानकार एडवाइज़र हो वही कर पाएगा। कि नॉर्मली लोग हेल्थ इंश्योरेंस में भी यही होता है कि सभी के घर में आज एडवाइज़र मौजूद हो जाते हैं, या खुद भी लोग एडवाइस ले लगते हैं, ऑनलाइन चेक कर लेते हैं। ऑनलाइन पे ज़ाहिर सी बात है प्रीमियम कम आता है थोड़ा-सा, इसलिए लोग ऑनलाइन प्रेफ़र कर लेते हैं, लेकिन उनको वहाँ पे क्लेम सेटलमेंट में प्रॉब्लम तो आएगी, क्योंकि क्लेम सेटलमेंट में आपकी काफ़ी समस्याएँ आती हैं। उनके सारे पेपर आपको सबमिट करवाने रहते हैं, क्लेम कंपनियों से बात करनी पड़ती है। लेकिन ऑनलाइन में अगर लोगों को सुविधा मिलती है तो लोग को ले लेना चाहिए, ऑनलाइन भी कर लेना चाहिए। लेकिन मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि आप जिस भी एडवाइज़र से, जो भी आपका हेल्थ एडवाइज़र है, जो भी इंश्योरेंस एडवाइज़र है, उससे बैठकर उसकी पॉलिसी के पूरे एक-एक पॉइंट को देखिए, समझिए। उसके बाद अपनी डिसीज़न लीजिए कि आपको कौन-सी पॉलिसी आपके लिए सूटेबल रहेगी।
दूसरी बात इसमें यह है कि जो भी कंपनी आपने जो भी पॉलिसी ले ली है, जब पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स आपके घर पे आ गया है तो 15 दिन का फ्री लुक पीरियड दिया जाता है। उसमें आपकी पॉलिसी का एक एक क्लॉज आप पढ़ लीजिए। अगर उस क्लॉज के साथ आप जा पा रहे हैं तभी उस पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करिए, नहीं तो पॉलिसी को आप कंपनी को वापस कर सकते हैं यहाँ पे, और कंपनी आपको पूरे पैसे वापस कर देगी। अच्छा, ये तो अमेजन की तरह का ऑफर हो गया कि आपका 7 दिन या 15 दिन का रिप्लेसमेंट टाइम बिल्कुल। रहता है। ये बड़ी अच्छी बात है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही, शायद मैं खुद नहीं जानता था इसको, कि अगर पॉलिसी को आपको पसंद नहीं है तो आप उसे वापस कर सकते हैं, जी बशर्ते उसको पढ़ें। और मुझे लगता है कि वो जो लिखा रहता है ना कि मैंने मार्केट रिस्क, सब्जेक्ट टू मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, उसको कोई पढ़ता उड़ता है नहीं, बिल्कुल और फिर केवल रिस्क बचता है और मार्केट और सब्जेक्ट दोनों अलग हो जाते हैं। एनीवे, बिल्कुल। लेकिन मुझे अब ये लगता है, एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस किस उम्र में लेना फ़ायदेमंद रहता है? जब हमारी उम्र बढ़ जाए, खतरा बढ़ जाए तब, या जब हम युवा हैं, एकदम तंदुरुस्त हैं तब? रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने सजेस्ट किया था कि हेल्थ इंश्योरेंस बच्चा पैदा हो गया तभी ले लेना चाहिए, लेकिन मैं उससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाती हूँ कि जब आप बच्चे की प्लानिंग कर रहे हो उसी वक्त आपको हेल्थ इंश्योरेंस बच्चे की प्लान कर लेनी चाहिए। अरे वाह, ये तो वैसे ही हो गया जैसे एडमिशन पहले करा लो, पैदा होगा बाद में। बिल्कुल, क्योंकि मैटरनिटी की कवरेज भी कई पॉलिसियों में आ गई हैं जो अच्छा। पूरी मैटरनिटी को कवर करती हैं, अच्छा, उनके अच्छा। सारे इलाज को कवर करती हैं। That's क्योंकि good. आज जब बच्चा पैदा होते के साथ नॉर्मली आप देखिएगा वो एनसीयू में रखा दिया जाता है, हाँ, आईसीयू में cesarean हो गया, सिजेरियन NCU हो में गया है, तो जाहिर सी बात है 3-4 दिन एनसीयू में रह गया, वहाँ पे एडमिट हो गया, उनके अलग खर्चे हो गए। और भगवान ना करे कभी कुछ हो, लेकिन अगर मान लीजिए बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उसके अलग से खर्चे हो जाते हैं। तो वो सब के खर्चों को मैटरनिटी के साथ ही जो भी कंपनियां इसमें कवर करती हैं वो लगभग 1 साल तक बच्चे का पूरा खर्च कवर करती हैं। अच्छा, इंश्योरेंस मदर का होगा? हाँ, इंश्योरेंस मदर का होता है, उसमें बच्चा जो आने वाला पैदा वो होने वाला है included हो वो जाएगा। इंक्लूडेड हो जाता है उसके अंदर। Okay. तो वहीं से जैसे ही बच्चा फिर पैदा हो गया तो उसको अपनी पॉलिसी में एड ऑन करा लीजिए। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कवरेज कराने का मेरे ख्याल से। लेकिन अगर आप उम्र की बात पूछेंगे तो एज पॉसिबल एज अर्लीस्ट, माने जितनी जल्दी आप इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं, जब भी आपके क्षमता हो लेने की तो आपको तुरंत और आज और अभी ले लेनी चाहिए। उसे इंतज़ार मत करिए कि आप मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं कल लूँगा या परसों लूँगा, या तो मैं अभी ठीक हूँ, मैं जवान हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है, मैं तो एकदम फिट हूँ, हेल्दी हूँ, मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये सभी लोग गलतियाँ कर जाते हैं। बहुत से लोग वेट करते रहते हैं, यार प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, कुछ कम हो जाए तो कर लूँ। पर मेरे ख्याल से आपको आज और अभी हेल्थ इंश्योरेंस अपना बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि जब आप फिट रहेंगे तभी आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिल जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस भी मिल जाएगा। और अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस तो दूर, कोई भी इंश्योरेंस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनियां वहाँ पे आपकी तमाम जांचें लगाएंगी। उन जांचों पे अगर कुछ कवरेज कर सकती हैं कंपनियां, तब आपको हाई प्रीमियम के साथ इंक्लूड करके वो कवरेज आपको लेना पड़ेगा, या फिर नहीं अगर कवर करती हैं तो कोई भी आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देगा आपको कि इनको इंश्योरेंस कवर दिया ही नहीं जा सकता। अच्छा, मान लीजिए किसी आदमी को हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, उसने इंश्योरेंस ले लिया, और ईश्वर न करे उसके बाद उसे कोई अटैक वगैरह होता है, माइल्ड अटैक या मेजर अटैक जो भी होता है, उसको तो कवर करेगी कंपनी। बिल्कुल। बट अगर पहले उसे माइल्ड स्ट्रोक ही आ चुका है तो उसे हार्ट से संबंधित इंश्योरेंस नहीं देगी, वो कवर करेगी नहीं? सर डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है। कंडीशन ये डॉक्टर के जो प्रिस्क्रिप्शन रहते हैं, डॉक्टर के जो पैरामीटर रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे जो हेल्थ इंश्योरेंस में अंडर राइटर रहते हैं वो चेक करते हैं, तब वो कवरेज कर सकते हैं कि इनको राइडर दे के हम कवर कर सकते हैं, एड ऑन दे के हम कवर कर सकते हैं कि नहीं कवर कर सकते हैं। अगर बहुत ही माइल्ड है तो वो कवर के अंदर आ जाता है, उनको 2 साल का या 3 साल का वेटिंग पीरियड के अंदर वो कवरेज मिलता है। रहेगा कि 3 साल बाद ही फिर हाँ, उसको कवर अगर करेगा? जाहिर सी बात है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में आ गया वो चीज़ प्रॉब्लम, तो वहाँ पे वेटिंग पीरियड लग जाता है। लेकिन इस वेटिंग पीरियड को भी आजकल कंपनियां कवर कर देती हैं डे फर्स्ट से ही। उसके लिए तमाम तरह के एड ऑन आ गए हैं, जहाँ पे आपको डीएम करके एक हमारा एड ऑन होता है, नॉर्मली डीएम कहते हैं उसको, डिजीज मैनेजमेंट, उसको लगवाकर आप 30 डेज के अंदर ही उसकी कवरेज स्टार्ट कर सकते हैं। 2 साल वेटिंग पीरियड भी आपका 30 डेज का हो जाता है, जो नॉर्मली सभी हेल्थ इंश्योरेंस में रहता है। नहीं, ये तो ठीक है, बट मुझे लगता है ये कि प्रीमियम तो बढ़ेगा।
हाँ, अगर प्रीमियम तो बढ़ जाएगा अगर क्योंकि किसी- एड ऑन आप लगा रहे हैं हाँ, तो जाहिर सी बात है प्रीमियम 2-4 अगर 5,000 रुपये बढ़ गया। हेल्दी आदमी को 30-35 साल 40 साल के आदमी को कोई डिजीज नहीं है जी, और वो प्रीमियम देता है तो उसका प्रीमियम कम होगा, लेकिन अगर उसी को कोई अटैक आ चुका है या स्ट्रोक आ चुका है तो मुझे लगता है कि उसका प्रीमियम बहुत बढ़ जाएगा और रिस्क कवरेज भी उसी हिसाब से उसका बढ़ बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो और स्वस्थ रहे जैसे तभी इस ले पे लें। इस पे मैं एक और बताना चाहूँगी कि मेरी एक क्लाइंट थी, उनका जब हेल्थ इंश्योरेंस हम लोग प्लान कर रहे थे तो उन साथ में उनके भाई साहब भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि भाभी जी आप इनका भी हेल्थ इंश्योरेंस करवा दीजिए, हम कहा बिल्कुल करवा लेते हैं। तो पर उन्होंने थोड़ा-सा कुछ प्रीमियम वगैरह का इश्यू आ रहा था, उन्होंने कहा कि नहीं मैम मैं थोड़े दिन बाद ले लूँगा। अचानक 15-20 दिनों बाद जब इनका मैंने मैम का इंश्योरेंस करवा दिया था, उनके भाई साहब का उनकी मैम का ही फ़ोन आता है कि मैम मेरे भाई को तो अटैक आ गया है, वो ब्रेन स्ट्रोक आ गया है, तो उनका हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। तो हमने कहा ब्रेन स्ट्रोक आ गया है, क्या वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं? तो कहा हाँ, वो तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। तो हम कहे ठीक है पेपर वगैरह भेजिए, लेकिन कंपनियों ने वहाँ पे क्लेम डिनाई कर दिया। ठीक है, वो स्वस्थ होके वापस आ गए, 5-6 महीने बीत गए। दोबारा उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस लेने की कोशिश की, लेकिन कंपनियों ने पुराने आधार पे पूरा उनका रिजेक्ट कर दिया, उनको नहीं दिया गया हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज। अच्छा, कोई ब्लैकलिस्ट अगर हो जाता है, अगर जैसे कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस देने से मना कर देती है, ब्लैकलिस्ट जैसा आपने बताया जी, कर देती है, जी। तो इसके माने दूसरी कोई कंपनी उसे हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देगी? नहीं, कोई कंपनी नहीं देगी। तो खतरनाक बात है, क्योंकि अगर हेल्थ इंश्योरेंस में एक बार ब्लैकलिस्ट हो गया तो जीवन भर के लिए फिर उसका हेल्थ बिल्कुल, इंश्योरेंस का चैप्टर बंद। बिल्कुल। तो भाई लोगों, अब क्या करें? करना क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस ले लो भाई, जान है तो जहान है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।